अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त 7 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि मैं सियासी उमूर पे बात नहीं करता हूँ और सियासत तो हमारे मुल्क में गुज़िश्ता न जाने कितने सालों से गर्म चल रही है। और अब जब से ये सेटेलाइट का दौर आया है ड्रामे तो ख़त्म हो गए और ये जो कंपेयर्स हैं, एंकर्स हैं और न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये अब चैनल्स के हीरो बन गए हैं और इनके बड़े बड़े मुशायरे हैं कि जो हम आर्टिस्ट तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये एक महीने में या एक दिन में इतने पैसे कमा लेते हैं। ताल्लुकात भी इनके हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। असल मसला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आने के बाद मीडिया एकदम खोल दिया। ना तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मैं मीडिया की इजाज़त दे रहा हूँ, इस मीडिया को चलाने वाले इस मुल्क में कितने लोग हैं, इसका उन्होंने कोई असेसमेंट नहीं था। ना मुल्क में कोई ऐसा इदारा था पीटीवी के अलावा। अच्छा, पीटीवी का ये था कि वो जिनको भी ट्रेन करते थे वो उनका अपना स्टाफ होता था, वो प्रोड्यूसर अपॉइंट होते थे, असिस्टेंट होते थे, फिर वो चंद साल रगड़ा खाते थे, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम्स होते थे, उनमें उनको अपॉइंट कर लिया जाता था। अब जो सूरत हाल है वो ये बनती है कि पीटीवी तो किसी को बाहर से अब ट्रेनिंग दे रहा है, कमर्शियली कुछ कमाने की कोशिश कर रहा था, अब पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब पहले कुछ अरसे पहले तक तो था। अब इसके अलावा तो मुल्क में कोई भी नहीं था। एक ले दे के टूटा फूटा टुटल फुटल कह लें एक इदारा था, निदा स्टूडियो, जहाँ एक बाकायदा एयर कंडीशन फ्लोर अल्लाह के हुक्म से था, मेकअप रूम एयर कंडीशन था। पीटीवी में कोई 6 आदमियों की एक तरफ, कराची स्टूडियोज़ की बात कर रहा हूँ, 6 आदमी दूसरी तरफ, 5 स्टेशन मुल्क में हैं, तमाम एयर कंडीशन इतने ज़बरदस्त कि जैकेट पहन के जून के महीने में भी इतनी सर्दी होती थी एडिटिंग के लिए। तो ये सब कुछ था। अब प्राइवेट सेक्टर में वो भी थी, निदा स्टूडियोज़ में सेट डिज़ाइनिंग थी, मेकअप था, वार्डरोब था, छोटे स्केल पे, छोटे लेवल पे हर चीज़ थी। और एयर कंडीशन तो था ही, कंट्रोल रूम था जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर बूम मशीन थी जिसका अभी तक मैंने कोई नाम नहीं रखा था, बस बूम मशीन कहा था, वो भी खुद बनाई थी, बूम लेके और एलुमिनियम की पट्टी लेके एक रॉड, उसमें झींगा सा एक लटका के कि माइक में कोई वाइब्रेशन उसके हिलने की ना आए। नेक माइक बाद में आए, पहले तो बूम माइक ही चलते थे, फिर नेक माइक भी आ गए, वो भी इस्तेमाल किए। तो वो इदारा एक काम कर रहा था, वहाँ से कितने लोग निकले, 25, 30, 40 लड़के। फिर उसके बाद हर 3 महीने में सीख सीख के निकलते रहे, तो वो सारे चैनल्स में ही लगे। अब एक 10,000 रुपये के आदमी को आप 90,000 रुपये दोगे, जो कि अहलियत में भी अभी सिफर तरीन है। ऐसे है मेरे यहाँ के लड़के गए हुए, जियो में गए हैं, एयरवाई में गए हैं और आज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी हैं और काम कर रहे हैं। स्विचिंग सीखी, ऑडियो रिकॉर्डिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, एनिमेशन सीखी, कुछ ने डायरेक्शन सीखी, कुछ ने, मतलब हर एक ने अपने अपने शोबे में काम किया और मैंने सबको फ्री हैंड दिया। उसकी एक वजह थी, जब मैं रेडियो पाकिस्तान गया तो मुझे पहला ड्रामा जो मिला, क्योंकि मैंने ऑडिशन क्लियर किया था, मैं बगैर सिफारिश के गया था, तो गज़ाला रफ़ीक एक आर्टिस्ट होती थी बहुत बड़ी,
रेडियो की समझें कि वो अकेली इकलौती सबसे बड़ी हीरोइन थी। एस.एम. सलीम साहब हीरो थे। तो उसमें मुझे उनके साथ करने का एक काम मिला जिसमें कि हीरोइक रोल था, छोटा सा था लेकिन मुझे मिला। तो मैंने अपने एक साथी से पूछा था, अल्लाह उनकी रूह न शर्माए, उनको जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाया। उनसे मैंने कहा यार मुझे ज़रा सा कुछ इसके बारे में बता दो, ये कैरेक्टर मैं कैसे करूं। उस वक्त तक मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था, मैं एक रॉ बिल्कुल था। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने हंस के कहा कि यार हमने जो 7 साल में सीखा है तुम एक चाय की प्याली पे सीखना चाहते हो। मेरा दिल कट गया। उस दिन घर आके मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात थी। मैं नया नया कॉलेज से निकला था। मुझे ये अफसोस हुआ कि एक इंसान, एक बात मैंने पूछी है कि मैं इसको कैसे अदा करूं, वो किरदार जो भी था कि मैं इसको कैसे अदा करूं, इसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने 7 साल लगाए। तो उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं सीखूंगा भी खुद, और मुझे गलत भी आता होगा मैं बताऊंगा ज़रूर, जितने भी मेरे सामने आएंगे। और यही हुआ कि फिर मैं लोगों को बताता रहा, जो भी आया मेरे सामने, जो भी मैंने कुछ सीखा उल्टा सीधा सब बताया। तो इसीलिए मैंने सबको फ्री हैंड दिया, 2 कैमरा, 3 कैमरा, 4 कैमरा, एनिमेशन, एडिटिंग, आओ डायरेक्शन करनी आ जाओ, ये लो कैमरा, ये लो स्टूडियो, ये लो सेट, सबको मौका दिया मैंने। और आज सैकड़ों लड़के, हज़ारों लड़के काम कर रहे हैं फील्ड में। मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। स्टूडियो में बंद किया तो सिर्फ इस वजह से कि देनदारी हो जाती थी। मैं कैश पे काम करता था, कैश देता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी का कुछ नहीं देना, हाँ लेना है, लाखों में नहीं, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं उस पर भी सुकून से खुश हूँ। मेरा मकान छिन गया, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, खुश हूँ। किराए पे रह रहा हूँ, वो लोग मकान पे काबिज हैं, रह रहे हैं। 4 पोर्शंस हैं, 300 गज़ के। रहते रहो भाई, अल्लाह तुम्हें इस तरह, तुम्हारे नसीब में लिखा है तुम इस तरह रहो। मेरे नसीब में मेहनत करके इस उम्र में लिखा है, इस उम्र में मेहनत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ अदाकारी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो वरना कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता था, टीवी एड्स बनाता था, टीवी प्रोग्राम्स बनाता था, नाते बनाता था, रिलीजियस प्रोग्राम बनाता था, मतलब हर किस्म का काम करता था। फिर रेंटल भी मेरा स्टूडियो था, फ्लोर भी, हर चीज़ रेंट पे। उसमें अक्सर बेशतर दोस्त यार, पैसे फंड्स का नहीं, किसी से भी बात कर लें वो कहेगा यार इस दफ़ा पैसे नहीं है, अगली दफ़ा, इस दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर लो, ये है। तो मुशर्रफ साहब ने बात हो रही थी, चैनल्स तो खोल लिए। अब चैनल्स की ये जो मीडिया एकदम डाउन साइजिंग कर रहा है, इसके बारे में मेरी मीर शकील से भी मुलाकात हुई थी। डाउन साइजिंग पे तो नहीं हुई थी, और हाजी ARY के हाजी याकूब, फिर हैं इकबाल, और फिर हैं हाजी भरल। अभी नाम जहन में नहीं आ रहा, गड़बड़ हो रहा है बहुत। तो उनसे मैं मिला था, उन्होंने भी बात की, और एक 9 सिकिया था बच्चा मेरे आगे कर दिया कि ये आपका इंटरव्यू लेगा, इसे बताएं कि आप क्या करते हैं। बच्चे ने पहले ही सवाल मुझसे किया कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। मैंने कहा बेटा आप कहाँ उगे हो। तो ये तो हाल था उस दौर में। तो मैंने मतलब नहीं बनी बात। वो कहते थे एयरवेज वाले कि आप 2 घंटे की ट्रांसमिशन दें प्राइम टाइम पे, और फिर आप
اس کی ایڈورٹائزنگ کرے. میں نے کہا بھائی میں ایڈورٹائزنگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک فل فلیش جاب ہے اور یہ مارکیٹنگ کا جاب ہے, اور میں تو پروڈکشن کا آدمی ہوں. اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا کس لیے؟ پروڈکشن کرنے کے لیے, اور وہی میں کر رہا ہوں, وہی میری ٹیم ہے. مارکیٹنگ ٹیم نہیں ہے میرے پاس. وہ کام پھر عبداللہ قادوانی نے کیا. ان لوگوں کو آتا تھا ریڈی میڈ دودھ, انہوں نے پھر خریدے, مطلب یہ کہ مارکیٹ سے پروڈیوسر پکڑے اور ان سے باہر کام کروایا. بہرحال میں نے حاجی صاحب سے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا حاجی صاحب مارکیٹ میں دودھ بن رہا ہے, تبیلہ نہ بنائے اپنا. بھینس کو نہلانا بھی پڑتا ہے, اس کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں, بیمار بھی ہوتی ہے. مارکیٹ سے آپ ٹیپ لیں, چیک کریں, اچھی لگے چلا دیں, نہیں اچھے لگے اٹھا کے پھینکیں. آرام سے کام کریں. یہ چینل کا کام یہ ہوتا ہے. یہ جو آپ چاہ رہے ہیں اپنا شوق پورا کرنا, کیمرے لگے ہوئے ہوں, آپ اسٹوڈیو میں آئیں اور آپ دیکھیں, نہیں 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 نہیں, چینل نہیں. میں زی ٹی وی بھی دیکھ کے آیا. زی ٹی وی کے چینل دیکھے, اتنے اتنے سے کمروں میں 3-4 آدمی ایک چینل چلاتے ہیں پورا. یہ نہیں ہے کہ پوری لمبی فوج ہے. ہاں انہوں نے پرٹیکولر لوگوں کو اسائن کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ سیریل آپ کر رہے ہیں, ٹوٹل ذمہ داری آپ کی ہے. ہاں کنٹینٹ وہ اپروو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی فائننسنگ ہے, دوسرے مراحل ہیں, وہ الگ الگ لوگ ہیں. فائننس ڈپارٹمنٹ فائننس دیکھ رہا ہے, ٹکٹنگ والا ٹکٹنگ دیکھ رہا ہے. تو ہر ایریا کے الگ الگ لوگ ہیں, اور 3-4 لوگ چینل چلا رہے ہیں. نیٹ ہے, ٹیلی فون ہے, بس دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر عجیب ہڑبہوں گے. لوگ اپوائنٹ ہوئے کس کے؟ جی چینل کھول رہے ہیں عبد القدوس, چینل کھول رہے ہیں شربت والے, چینل کھول رہے ہیں فلانے صاحب. اب جب یہ صاحب آئے تو بھائی کس کے تھرو آئے آپ؟ کہنے لگے میرے ہر چینل کو جو کھولنے والا آیا تھا وہ اس چینل کے مالک کا کوئی قریبی عزیز وزیز تھا, تو وہ مالک کو گھیر کے لایا. جہاں تک میری اپنی رائے ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط ہو, سب ایسا نہیں ہوں گے, لیکن چند